नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पीसीएस टाइम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं एनटीपीसी की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, साथ ही आप बेहतर तरीके से सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पिछले क्लास में मैंने 1 से लेकर के 3 तक सेट का सॉल्यूशन करा चुका हूं। साथ ही आज हम सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे और जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जहां तक ये पता है, पहले हम जितने भी सेट बनाएंगे उन सारे सेट में पूरे जो सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं उनका एनालिसिस कर लेंगे, ताकि हमें पता चले कि कौन से सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स गिर रहे हैं, हमें कौन से सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर तरीके से करनी चाहिए। तो उसी तरह से मैथ के सवाल में अर्थमेटिक से 31 क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राफ से 3 क्वेश्चन, एडवांस से 2 क्वेश्चन और रीजनिंग से 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी सब मिलाकर मैथ और रीजनिंग से 60 क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं जनरल स्टडी के पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स में से हिस्ट्री से 8 सवाल, ज्योग्राफी से 9 सवाल, पोल साइंस से 1 सवाल, इकोनॉमिक्स से 1 सवाल पूछे गए हैं। यानी पूरे जनरल स्टडी के पेपर से 19 सवाल पूछे गए हैं। वहीं अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स से 1 सवाल, केमिस्ट्री से 3 सवाल, बायोलॉजी से 4 सवाल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्निकल क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं उनसे 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बार बार बता चुका हूं कि इसमें मैंने अंतरिक्ष विज्ञान को भी शामिल किया है। तो सब मिलाकर करके जनरल साइंस से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं अदर सब्जेक्ट अगर मिसलेनियस को देखें तो वहाँ से 7 सवाल, स्पोर्ट्स से 4 सवाल, करेंट अफेयर्स से यहाँ पर सवाल देखने के लिए नहीं मिला, साथ ही कंप्यूटर से 1 सवाल पूछे गए हैं। यानी सभी मिलाकर के अदर सब्जेक्ट से 12 क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम सभी को मिलाकर देखें तो वही 40 क्वेश्चन का हमें शेड्यूल मिल रहा है। तो हमें जो तैयारी करने का जो रणनीति बनाना चाहिए, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मैथ रीजनिंग को 60 के तौर पर देखें और जीएस को आप 40 के तौर पर देखें। जीएस में आप सभी पार्ट पर काम करें, देखें कि कौन से पार्ट में मेरा कितना नंबर गिर जा रहा है, हमें कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैथ रीजनिंग पर आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाएं, क्योंकि मैथ रीजनिंग के ही सब्जेक्ट में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। साथ ही जीएस के जो स्कोर है 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसमें 25 नंबर का आप बिल्कुल कोशिश करें कि 25 नंबर तक हम इसमें उठा लें। तो आइए आज के क्लास में हम सेट का सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट से किस लेवल का सवाल आता है, हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए और कहां से पढ़कर उन्हें पूरा करना चाहिए। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हुए सेट का सॉल्यूशन, सेट नंबर 4 का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सेट नंबर 4 का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि a बराबर गुना यानी a को गुना कहा जाए, b बराबर भागा यानी b को भाग कहा जाए, c बराबर प्लस c को प्लस कहा जाए, तो 7a 5c 1b 6 का मान बताइए। फिर से एक बार सवाल को दोहरा देते हैं। a बराबर गुना है, इसका मतलब होता है यदि a को गुना कहा जाए, b बराबर भागा है यानी b को भाग कहा जाए, c बराबर प्लस है यानी c को प्लस कहा जाए, तो इतना एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण का आपको मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बस a के जगह पर गुना का चिन्ह लिख देना है, c के जगह पर प्लस का चिन्ह लिख देना है और b के जगह पर भाग का चिन्ह लिख देना है और इसे सरल करना है। तो 7 गुने 5 प्लस 1 और भाग में है तो बटा 6 लिख सकते हैं। यानी पहले अब गुना का काम किया जाएगा, तब जोड़ का काम होगा। तो 7 पचे 35 प्लस 1 बटा 6। अब ऑप्शन पर निगाह डालते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 35, जो कभी आंसर नहीं आ सकता है क्योंकि 1 बटा 6 भी है। अब दूसरा ऑप्शन में है 35 पूर्णांक 1 बटा 6। आपका यही आंसर होगा, क्योंकि प्लस का मतलब पूर्णांक में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 35 पूर्णांक 1 बटा 6 इसके आंसर हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, मिटा देते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था।
सबसे ये जो मंगलयान का सवाल है ये आप ध्यान में रखें कि मंगल, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्रॉम्बे और गोपालपुर समुद्र पर। देखिए श्रीहरिकोटा इसका आंसर है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मंगलयान को 2013 में लॉन्च किया गया था। मंगलयान का काम था मंगल के सतह पर जाकर पता लगाना उसके वातावरण को, कि उसका वातावरण कैसा है, साथ ही उसकी बाहरी चीज़ों का पता लगाना था। तो यहाँ पर आंसर होंगे श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है और जो लॉन्च हुआ था वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि ए को, अब सवाल यहाँ सवाल 3 नंबर है रीजनिंग का, यदि ए की बहन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए की बहन, ए की एक बहन है, हाँ बहन है इसलिए यहाँ पर माइनस रखे हैं, ए की बहन की पति, ए की बहन की एक पति है जिसका नाम बी है, तो पुरुष है इसलिए हम बी पॉजिटिव किए हैं। ए की बहन की पति बी की सास, बी की सास कौन लगेगी? जब यहाँ पर ये पति पत्नी का रिलेशन है तो सिंपल सी बात है कि इनकी जो माँ होगी वो इनकी सास लगेगी, यानी पत्नी की माँ कौन लगती है? सास लगती है। फिर से सवाल को देखिए, ए की बहन है के पति, ये पति हैं उनके, मान लिया जाए पति बी की सास के दामाद हो, बी के सास के दामाद, तो दामाद तो यही हो गए ना, बी नंबर ही दामाद हो गए। क्योंकि अगर हम बोलें मेरी सास के दामाद, तो मेरी सास के दामाद का मतलब हुआ कि हम अपने बारे में खुद बता रहे हैं। दामाद हो तो ए किस प्रकार बी से संबंधित है, इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है। ए किस प्रकार बी से संबंधित है, तो बी से इसके साथ से लग गया है, यानी दूर का बताना है। तो ए जो है व्यक्ति या तो साला लग सकता है या तो साली लग सकती है। फिर से एक बार सवाल में ध्यान देंगे। देखिए अब ऑप्शन यहाँ पर है पिता, ससुर, देवर, जेठ, साला, बहनोई सी नंबर में, और डी में पति हैं। देखिए इसके आंसर डी बता रहे हैं, लेकिन डी इसके आंसर नहीं होंगे। इसके आंसर देवर, साला, या इसके आंसर साला या साली होंगे। क्योंकि सवाल को आप एक बार फिर से देख करके बढ़िया तरीके से समझ लें और आप इस सवाल को देखेंगे। ए की बहन की पति, ए की एक बहन है जिसके पति बी की सास कौन होगी? अपनी पत्नी की माँ, उसकी सास लगेगी। तो सास के दामाद ये बी स्वयं है, दामाद हैं, यानी बहन का जो पति है वो उनका दामाद है, उनके सास का दामाद है। बहन का जो पति है, इनकी बहन का जो पति है वो मतलब अपनी सास का दामाद है। अपनी सास का दामाद का मतलब हुआ वह व्यक्ति स्वयं है। वह व्यक्ति स्वयं होने के बाद तो बहन का जो पति होगा वो क्या कहलाएगा? या तो ये जीजाजी हैं, तो जीजाजी हैं तो ये क्या होंगे? या तो साला या तो साली। तो आंसर ये जाना चाहिए, साला या साली। फिर भी आप सवाल को एक बार देख लेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं गलत लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सरल रूप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 सरल रूप में लिखें। √50 प्लस √18 माइनस √8। तो देखिए जब अंडर रूट में सवाल है तो कोशिश करते हैं कि इसका वर्गमूल निकल जाए या ये टूट जाए। तो 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 25 गुने 2। उसी तरह से हम 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2 और 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2। ऐसा इसलिए कि आप 6 या 18 भी लिख सकते थे, लेकिन क्या 6 और 3 किसी का भी वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। तो हम ऐसे वर्गमूल निकालते हैं जिसमें कम से कम एक संख्या का वर्गमूल निकल जाए। तो देखिए 25 का वर्गमूल 5 बाहर हो गया, √2 इसी तरह से, 9 का वर्गमूल 3, 2 इसी तरह से, और 4 का वर्गमूल 2, रूट में 2 रह गया। अब देखिए 5 √2 3 √2 ये आपस में प्लस है तो जुट सकता है। तो 5 3 8 √2। अब ये √2 यहाँ तीनों जगह है, इसलिए ये एक जाति है, तो ये दोनों जुट गए। और माइनस 2 √2,
तो 8 में से 2 चला जाएगा तो 6√2 बचेगा और ये आपके क्या है, आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर हैं, तो इनका क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज वर्ग को अगर लकवा लग जाए, वर्ग को अगर लकवा लग जाए, मान लीजिए वर्ग हल्का टेढ़ा हो जाए, यही कहलाता है समचतुर्भुज। और अगर आयत को लकवा लग जाए, यानी अगर आयत टेढ़ा हो जाए, तो ये कहलाता है समानांतर चतुर्भुज। इस बात का ध्यान रखना है। तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये आपका समानांतर चतुर्भुज है और ये आपका समचतुर्भुज है। तो सवाल में समचतुर्भुज के बारे में पूछा गया है। यदि समचतुर्भुज के एक विकर्ण क्रमशः 8 और 6 हैं, एक का मान 8 दिया है और एक विकर्ण का मान 6 दिया है। 2 विकर्ण है, यानी इस कोना से इस कोना एक विकर्ण और ये कोना से ये कोना एक विकर्ण। तो एक विकर्ण का मान 8 दिया हुआ है और एक विकर्ण का मान 6 दिया हुआ है। तो कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितने हैं, 1/2 पहले कर दिया और विकर्ण है 8 और 6, तो 8 और 6 का गुना कर देंगे, क्योंकि विकर्णों का गुणनफल करना है, यानी विकर्ण को गुना करना है। काटेंगे 4 मरते, 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें है मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। आपके आंसर बी नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं। देखिए जिमी वेल्स और लैरी सेंगर पीएचडी के छात्र थे जिन्होंने विकिपीडिया का निर्माण किया था। विकिपीडिया एक प्रकार का ऑनलाइन ज्ञानकोश है जिसमें सारे ज्ञान आपको मिल जाते हैं और ये विकिपीडिया जो है ये 2001 में बनाया गया था, जिसे जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने बनाए थे। तो ये दोनों किससे संबंधित हैं, विकिपीडिया। दूसरा सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि विकिपीडिया के संस्थापक कौन हैं, तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। अब आया बात गूगल के लिए भी कभी कभी पूछ देता है कि इसके जो हैं संस्थापक वो कौन है गूगल के। तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन इसके संस्थापक हैं और 1998 ईस्वी में गूगल को लॉन्च किया गया था, मान्यता मिला था। व्हाट्सएप, तीसरा सी ऑप्शन में है आपका व्हाट्सएप को 2009 में लाया गया है और इसके जो संस्थापक हैं वो ब्रायन एक्ट और जॉन कॉम हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और चौथा ऑप्शन है आपका फेसबुक। तो फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। इस बात का ध्यान रखना है। संस्थापक कहिए या उन्हें जन्मदाता कहिए। चलिए अगला सवाल कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। यदि रीना 12 मोबाइल 1,88,106 रुपये में बेचती है, 12 मोबाइल कितना में बेच रही है, 1,88,160 रुपये में, 1,88,160 में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य ये बेचती है। इसका मतलब है कि ये क्या है, विक्रय मूल्य। यानी रीना नाम की एक लड़की है जो 12 फ़ोन को इतना में बेच देती है। अब कह रहा है जिसका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फ़ोन है। प्रति फ़ोन का मतलब एक फ़ोन, एक मोबाइल को खरीदी थी रीना कितना में, 14,056 रुपया में। तो कहता है बताइए जिससे कुल कितना लाभ हुआ। कुल के बारे में पूछा है। अगर पूछता प्रत्येक मोबाइल पर कितना लाभ हुआ है तो इसे 12 से भाग मार के प्रत्येक मोबाइल का मान निकालते, लेकिन कुल पूछा है तो हमें एक मोबाइल का कीमत जितना में खरीदे थे उसमें 12 से गुना कर पता करना है कि 12 मोबाइल को खरीदने में कितना पैसा लगा था। तो आप सोचिए कि एक फ़ोन को, एक मोबाइल को खरीदने में 14,056 रुपया लगा, तो अगर हम इसमें 12 से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 12 फ़ोन को यानी 12 मोबाइल को खरीदने में कितना पैसा लगेगा। देखिए गुना कर रहे हैं, 12 छक 72 के 2 हाथ में 7,
12 पचे 60 और 7 67 के 7 हाथ में 6, 12 जीरो 6 और 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 और 4 16, 1,68,672 रुपये लग जाते। अब पूछा बताएं, अभी भी देखिए ये 1,88,000 है और 1,68,000 है। तो सिंपल सी बात है कि पैसा जो है बेचने में ज़्यादा हुआ था और ख़रीदने में कम पैसा का लागत हुआ, ये आपका क्रय मूल्य है। तो अब हमें क्या करना है, इतना में से घटा देना है, यानी 1,88,160 में से 1,68,672 घटाना है। 10 में से 2 गया 8, ये हो गया आपका 15, 15 में से 7 गए 8 और ये आपका हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 7, 17 में से 9 8 गया 9 और 7 में से 6 गया 1, 19,488 यानी 19,488। देखना है कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है और ये आपके आंसर हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं सवाल को। 12 मोबाइल को इतना में बेचा गया था, एक मोबाइल का कीमत दिया हुआ था खरीदने का, तो 12 से गुना करके 12 मोबाइल का खरीदने का कीमत निकाल ली और दोनों का अंतर कर दिए, पता चल गया कि कितना हमको लाभ या हानि हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 7 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 8, सेशेल्स द्वीप स्थित है। देखिए सेशेल्स जो है वो द्वीपों का समूह है, साथ ही एक देश भी है, एक राष्ट्र भी है। तो कहता है सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इसके आंसर हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप है और इसकी राजधानी विक्टोरिया है, साथ ही इसकी मुद्रा जो है सेशेल्सी रुपया है। इस बात का भी ध्यान रखना है, सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया, और इसकी मुद्रा क्या है, सेशेल्सी रुपया। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जीएस का ही था। 9 नंबर सवाल कहता यदि अल्फा को ALPHA अल्फा को 36 लिखा जाए, बीटा को 26 लिखा जाए, तो डेल्टा को क्या लिखा जाएगा, यही सवाल है आपके पास। तो ऐसे सवाल को अक्सर जोड़कर ही बनाता है, तो कोशिश हम करेंगे। ए का मान 1 होता है, एल का मान 12, पी का मान 16, एच का मान 8 और ए का मान 1। तो सभी को जोड़कर देखते हैं। 12, 16 और 8 24, 36, 37, 38। सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 38। तो 38 में से 2 कम कर दिया होगा तो 36 लिखा होगा। अब देखिए बी का मान 2 होता है, ई का मान 5 होता है, टी का मान 20 और ए का मान 1 होता है। तो 20, 5, 25, 27, 1, 28। 28 में से देखिए 2 कम किया है तो 26 लिखा है, यानी जितना जोड़ने पर आ रहा है उससे 2 कम कर दिया गया है। तो हम डी का मान 4, ई का मान 5, एल का मान 12, टी का मान 20 और ए का मान 1। देखिए 20 और 12 32, 5 37, 4 37, 4 41, 1 42 आ रहा है। 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। देखिए इसके आंसर 40 हैं। आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर क्या है, 40। क्लियर है सवाल, जितना जोड़ने पर आया उसमें से 2 घटाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यदि COW 10 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ, काऊ COW भागा CW बराबर 13, तो कहता है COW का मान बताइए। देखिए आप सवाल को बढ़िया से पहले समझिए, सोचिए जिस संख्या, मतलब ये संख्या अगर मान ले एक तरह से, तो जिस संख्या को दूसरी संख्या से भागा दिया जा रहा है तो 13 आ रहा है और इसी संख्या के बारे में आपसे पूछ दिया है। तो सिंपल सी बात है कि इस संख्या का कोई न कोई वो कोड माना होगा, कुछ ऐसा अंक रखा होगा जिसको इतना से भाग देने पर 13 आ जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो ऑप्शन से ही चले जाइए, ऐसे सवालों को ऑप्शन से बना लीजिए। पहला ऑप्शन में है 272। अगर 2 7 2 रखते हैं तो सोचिए अगर हम C का मान 2 और O का मान 7 और W का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी C का मान 2 और W का मान 2 होगा, क्योंकि C और W को 2 2 माने हैं। तो सोचिए 272 को अगर हम 2 और 2 से भागा यानी 22 से भाग देंगे तो कभी 13 आ सकता है। 2 से तो 2 यहाँ पर कटने का चांस हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो आंसर कभी नहीं बन सकता है। तो 272 का काम खत्म हो गया। ऑप्शन है 195। अब देखिए अगर इसके जगह पर हम 195 रखते हैं तो C के जगह पर 1 और W के जगह पर 5। 195 को अगर 15 से भाग देंगे
तो देखिए 15 एक कम 15, बच गया 4, 15 तिया 45। देखिए 13 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर क्या था, अपने मन से मान रखना था, और दरअसल में अपने मन से मान रखने के लिए आप ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो यहीं पर आपसे पूछा था, जब मेरा सवाल सेटिस्फाइड कर गया, 13 आ गया, तो COW का मान कितना है 195, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लाओस। इंटरपोल का मुख्यालय जो है लाओस है। ऑप्शन है पेरिस, लंदन, लियो और ब्रुसेल्स। देखिए इसके आंसर लियो होंगे। लाओ ऐसे लाओस होता है, लेकिन यहाँ पर लियो दिया है। और इंटरपोल है क्या? इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी है जो क्या करती है कि दूसरे देश से संबंधित अपराधियों को पकड़कर संबंधित देश को सौंप देती है, यानी जिस देश का अपराधी होता है उसे सौंप देती है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये आंसर है इसके कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है ये जोग गरसोपा है। यहाँ पर पूछा है कुलिकल जलप्रपात कहाँ है, कुचिकल जलप्रपात, तो ये आपके आंसर है क्या है? कर्नाटक, याद रखना है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। मान लेते हैं ये राम है, ये मान लेते हैं रहीम है, RH कर देते हैं रहीम को। राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये दोनों में कितना दूरी है? 680 मीटर का। वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकेंड, एक 8 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरा 9 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करता है। ये इधर आता है और ये इधर आता है, एक दूसरे की ओर, मतलब क्या हुआ, ये इसके और ये इसके ओर आएगा। फिर से राम के और रहीम के बीच की दूरी 680 है। राम जाता है 8 मीटर प्रति सेकेंड और रहीम जाता है 9 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ता है, यानी ये इधर दौड़ेगा और ये इसके तरफ दौड़ेगा। कहता है वे कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे? समय पूछा गया है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो गया? 680 मीटर का। और चाल, जब दो विपरीत दिशा से व्यक्ति एक दूसरे की ओर आते हैं तो चाल जुट जाता है। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर, अगर दो ट्रेन आपस में टकराएगी तो जो टक्कर होगा वो जोरदार होगा। तो उसी तरह से समझना यहाँ पर कि दोनों विपरीत आ रहे हैं तो चाल जुटेगा। तो 9 और 8 कितना? 17, यानी 17 चौक 68, 40 सेकेंड, क्योंकि मीटर में दोनों था तो मीटर प्रति सेकेंड से मीटर मीटर हट गया, तो बचा क्या? 40 सेकेंड। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके आंसर क्या है? 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, निश्चित राशि कितना है पता नहीं है, दर का मान दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। दर का मान दिया हुआ है 5% और दर से 3 साल समय दिया हुआ है, 3 वर्ष, और कुछ मिस प्रिंटिंग में कुछ लिखा हुआ है तो वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। इतना रुपया का ब्याज मिलता है। ब्याज का जब चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान है 2522 रुपया। कहता है मूलधन का पता लगाएं, इसी का आपको पता लगाना है, याद रखिए। तो देखिए आपको 3 साल के लिए मैंने ट्रिक बताया था। अगर बाई मेथड आप बनाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। बाई मेथड आप CI बराबर P × 1 + R/100 N-P, इसका फार्मूला का यूज करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है इस सवाल में सजाने के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो CI का वैल्यू रख दीजिएगा 2522, P का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, 1 + R है, तो 1 + R यानी 100 एकम 100 और R का मान 5, तो 105/100 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 3 बार लिखाएगा 105/100, 105/100, अब -P, फिर इतना काम करना होगा। तो कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाता है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम ट्रिक का सहारा करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरे मेथड से आएंगे। देखिए आप 3R² RQ का सहारा लें। 3R का मान 5 है तो 5 तिया 15, पहला लाइन के लिए दशमलव आएगा। R² तो 5 का स्क्वायर 25 तिया
75 और 5 का क्यू कितना है, लाइन बाद में लाएंगे। 5 का क्यू कितना है 125। देखिए इसमें 2 अंक लिख लिया जाता है, पहले 2 अंक लिख लिए 25 और तीसरा अंक जो है वो अगले अंक में जोड़ दिया जाता है। तो 75 में अगर एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 76। पहले 2 अंक लिखा जाता है, याद रखना है, और एक आगे जोड़ दिए तो हो गया 76। अब देखिए 15 2 अंक का सीरीज बनता है, तो 15 तो स्वयं अपने आप में है। अब पहले लाइन के लिए जो बता रहे थे इसके लिए सिर्फ दशमलव आता है, तो इससे क्या होता है ब्याज हमें प्रतिशत में निकल जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में आ जाता है। तो जब 15.7625 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, तो अगर इस प्रतिशत में ब्याज जो है अगर इसे मूलधन के 1% से गुना कर देंगे तो ये बदल जाएगा, जाकर करके आपके रुपया में आ जाएगा। तो मूलधन तो मेरे पास दिया हुआ नहीं है, मेरे पास ब्याज दिया हुआ है रुपया में, तो ब्याज आपका प्रतिशत में आया हुआ है बराबर रुपया में 2522। इससे 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 2522 बटा 15.7625, और उसके बाद इतना करने के बाद 100%, अपने आप में मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 2522 बटा 15.7625 गुने 100। लग रहा होगा आपको कि बहुत कैलकुलेशन इसमें भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर एक स्टेप को लिखे हैं, आपको छोड़े हैं किसी स्टेप को नहीं। दरअसल में हम यहीं पर डायरेक्ट क्या करते हैं, बराबर इतना पैसा कर करके यहीं से क्रॉस करके 100% का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि आप एक एक पॉइंट को समझें, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। ये फार्मूला आप याद रखेंगे और इस फार्मूला में बैठा करके मान प्रतिशत में निकाल लेंगे। आपको ये लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण में एक सवाल बताते हैं, अगर P का मान हम आपको 1000 दे देते, R का मान 10% दे देते और T का मान 3 वर्ष दे देते और आपसे पूछते CI बताइए, तो आपके लिए अगर मेथड से बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको ट्रिक से अगर इसी ट्रिक पर बनाएंगे तो देखिए 10 तिया 30, देखिए हम उसी पॉइंट पर बैठा रहे हैं, तो 10 तिया 30 स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर 100 तिया 300 और 10 का क्यूब 1000। तो पहले आपको बोले हैं 2 अंक उतरता है तो 2 अंक उतार दिए, फिर ये 2 जितना भी अंक है सब जाकर आगे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 310, तो फिर 2 अंक लिखना है तो 3 आगे चल जाएगा तो हो जाएगा 33। अब पहला लाइन के बदले पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के बाद दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है, तो हो गया 33.1। अब देखिए अगर आप बार बार बनाएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि 10% के 3 वर्ष के लिए 33.1% ही आता है। कुछ नहीं करना है, मूलधन के 1% से गुना कर देना है। मूलधन का 1% कितना 10, इसमें जैसे ही 10 से गुना करेंगे 331 रुपये आपका CI आ जाएगा। तो ये मेथड बहुत जगह आपका सवाल इतना ही है, ये तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप इतना छोटा में सवाल को बना लिए। आप इस मेथड को जरूर यूज करें, ये मेथड आपको बहुत सारे सवालों में फ़ायदा पहुंचाएगा। बाकी आपके पास लॉन्ग मेथड तो है ही, जिससे आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के लिए अंतर्गत ठीक बैठेगी? 2 श्रेणी दिए हुए हैं और उसके लिए कहता है दोनों श्रेणियों के लिए जो है वो सही बैठेगी। तो श्रेणी पहला क्या है, A का मान दिया हुआ है 1 4 9, A का मान है 1 4 9 श्रेणी है दिया हुआ, और B श्रेणी का मान है 1 8 27। तो कहता है आगे जो होगी संख्या उसमें से कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो दोनों में सटीक हो जाएगा, यानी दोनों में मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला जो है वो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, उसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना 81। उसी तरह सीरीज बढ़ते जाएगा। और यहाँ देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का क्यूब कितना 64, 5 का क्यूब कितना 125। तो आप देखिए यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है संख्या मिल रहा है। देखिए गौर के 64 यहाँ भी और 64 यहाँ पर भी है, दोनों में 64 कॉमन है। बाकी कोई संख्या देखिए तो यहाँ से यहाँ तक है कॉमन नहीं है। तो यही आपसे पूछा था कि दोनों श्रेणी में एक ऐसी संख्या का मान बताइए जो दोनों श्रेणी में सूट कर जाए। तो यहाँ पर 64 है जो दोनों श्रेणी में आराम से बैठ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस
श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी? 2 लिखा हुआ है, फिर खाली स्थान है, मान के चलते हैं 12 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है और 42 लिखा हुआ है और यहाँ खाली है। तो देखिए जब सवाल में देखिए इधर खाली हो तो इधर से चलिए, और जब इधर देखिए खाली हो तो इधर से चलिए। तो देखिए इधर कितने का अंतर है, गौर कीजिए 12 का। इधर देखिए कितने का अंतर है, 10 का। इधर देखिए कितने का अंतर है, 8 का। सीरीज पता चल रहा होगा, 8, 10, 12 तो 6 आना चाहिए ना। तो यहाँ 6 कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ देखिए 4 का, देखिए 4, 6, 2 और 6 में कितने का अंतर है, 4। 6 और 6 में कितने का अंतर है, 6 का, 8 का। तो 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 एक सीरीज बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6। इस बात का ध्यान रखना है। गौर कीजिएगा, जब इधर खाली रहेगा तो इस तरफ से सीरीज चलिएगा और जब इधर खाली रहेगा तो इधर से सीरीज चलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 16 नंबर क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित श्रेणी में श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? और इस बार 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, B, D, H, N। अगला क्या होगा? तो करना कुछ नहीं, कोड लिखना है। B का मान 2 होता है, D का मान 4 होता है, H का मान 8 होता है। कोडिंग डिकोडिंग में आप कोड बिल्कुल याद रखिए। देखिए हम अभी बताए थे कि अगर उधर खाली रहेगा तो इधर से सीरीज चलना है। तो कितने का अंतर, 2 का। कितने का अंतर, 4 का। कितने का अंतर, 6 का। तो अभी कितने का अंतर होना चाहिए, 8 का। तो 14 में 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। देखिए तो आपके आंसर है 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 22, 22 का कोड लिखना है ऊपर। तो 22 का स्थान क्या होता है, भी का मान होता है 22, तो आपके भी आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में 22 रहता तो 22 मारते, लेकिन वहाँ अक्षर लिखना है इसलिए अक्षर देना है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है जीएस का है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? देखिए कागज का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कागज सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो कनाडा में होता है। इस बात का ध्यान रखना है, कागज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, कनाडा करता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहता है सरल करें और कोष्टक में लिखा हुआ है 2.1/3 माइनस 1.1/2, कोष्टक बंद है, ऑफ 3/5 प्लस 1.2/5 भागा है लिखा हुआ 2.1/3। तो काम करेंगे इसे, 3 दूनी 6 1 7/3 माइनस 2 1 कम 2 1 3/2। कोष्टक के अंदर काम है इनका करना, ऑफ का मतलब गुना 3/5 प्लस 5 1 कम 5 2 7/5 भागा 3 1 कम 3 दूनी 6 1 7/3। तो पहले ऑफ का काम करेंगे, याद रखिए, पहले सबसे पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद भाग का। इस बात का ध्यान रखिए, बोधमास आप पढ़े होंगे, ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट उसके बाद ऑफ का काम होगा। तो पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 3 2 का लघुत्तम 6, तो 3 दूनी 6 तो 7 दूनी 14 माइनस 3 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी 14 में से 9 गया 5/6 गुने 3/5। इतना का पहले काम करेंगे। तो काम करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल और 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो यहाँ तक का मान कितना आ गया, 1/2। तो लिख लेते हैं 1/2, यहाँ तक काम हो चुका है, प्लस 7/5, क्योंकि देखिए 3/5 का यहाँ काम किए थे, तो 7/5 और भागा है तो इसको गुना में लाते हैं तो ये उलट जाता है, यानी कितना हो जाएगा 3/7। 7 से 7 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा 1/2 प्लस 3/5 क्योंकि यहाँ 3 बचा हुआ है। तो 5 2 का लघुत्तम कितना, 10। इसको क्लियर करेंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो 5 प्लस 5 3 तो 3 दूनी कितना 6, यानी 11/10। तो 11/10 देखिए किस ऑप्शन में है दिया हुआ आपके, देखिए सी नंबर में है लिखा हुआ 1.1/10, इसी का मतलब हुआ 11/10। तो करना कुछ नहीं था, सॉल्यूशन करना था। इसमें आप थोड़ा धैर्यपूर्वक काम करें और थोड़ा सा बोधमास के नियम को याद रखें, BODMAS है ना। तो देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल ऐड और सब्सट्रैक्शन,
देखिए पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं, फिर डी का काम यानी डिवीजन का, फिर मल्टीपल का यानी गुना का, ऐड का काम यानी जोड़ का, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का काम करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसको आप याद रखिएगा, इससे ये सारे सवाल बन जाएंगे। आप इन सब चीज़ों में गलती मत करिए, इन सब चीज़ों में गलती कीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है सो देखिए। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 कोण का, तो देखिए चतुर्भुज में 4 कोण होता है और चारों कोण का मान दे दिया है, अनुपात दे दिया है 9:13। कहता है सबसे बड़ा कोण बताइए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री पूरना चाहिए। चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर होगा नहीं होगा, तो पहले देखेंगे कितना हो रहा है। 5 3 8 9 17 और 13 30 हो रहा है, और होता कितना है 360 डिग्री। तो यूनिट में 30 है लेकिन डिग्री में कितना 360। तो काटेंगे तो कितने मरते? 12 मरते, यानी 1 का वैल्यू कितना 12। तो सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 का वैल्यू 12 3 36, 12 25 60, 12 नमा टोटल से अब 13 गुने 12 करेंगे तो 156। क्लियर। चलिए अब आपसे पूछा है सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है? 156। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इस बात का बस ध्यान रखना है कि सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सबका योग करके लाए 30 और 30 को 1 यूनिट का वैल्यू निकाले। जब 1 यूनिट का मान 12 है तो 3 यूनिट का 12 3 36, 12 25 60, उसी तरह सबका मान निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है? देखिए सबसे पहला बात आया ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस क्या है पहले इसको समझिए। देखिए जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है तो उसके विकिरण के कारण पृथ्वी का धरातल गर्म होने लगता है, और जब धीरे धीरे पृथ्वी का धरातल गर्म होता है तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, और जैसे ही पृथ्वी के ऊपर वो हवा जाने लगती है तो वायुमंडल में जो CO2 गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपके गाड़ी से या फिर आपके जो आप श्वास से छोड़ते हैं उससे भी CO2 निकलता है, तो जो CO2 गैस होता है उस गर्म हवा को रोक लेता है, एक चादर की तरह बिछ जाता है आसमान वायुमंडल में, और उस जो गर्म जो हवा है उसको रोक लेता है, और वो हवा गर्म हवा ऊपर ना जाकर के फिर वापस रिटर्न होकर पृथ्वी पर आ जाती है, और जब पृथ्वी पर आती है तो फिर से पुनः धरातल को और उसके तापमान को गर्म करता है। यही आपका है ग्रीन हाउस, है ना। चलिए तो कहता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो सबसे पहले तो CO2 इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन ऑप्शन में देखिए जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों होता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब ये गर्म हवा ऊपर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको रोकता है तो मीथेन भी वहाँ होता है, और मीथेन क्या करता है उसको फिर बादल की तरह पानी की तरह उसको बरसाने का काम करता है, या एकत्रित उस गर्म हवा को लेके जाने का काम करता है। यहाँ पर तो मीथेन भी आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भाई देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? औरम क्या है? लिखा हुआ औरम। औरम का मतलब होता है AU। ये सोना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोना को। सोना का नाम है AU या औरम। चलिए अगला है, दुनिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील। इसको याद रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। चलिए मिटा देते हैं इसे, दोनों बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? नादिया कोमेनेकी। याद रखिएगा इस बात को, नादिया कोमेनेकी। देखिए 10 क्या है? जब जिम्नास्टिक समझते होंगे आप, देखे होंगे कि एक रस्सी में एक इस तरह से लेदर जैसा लगा होता है रबड़ का, और इसको 2 व्यक्ति पकड़ करके, मतलब एक व्यक्ति पकड़ करके और उस तरह से कलाबाजी करता है, कभी पैर को ऊपर करता है, कभी सर को ऊपर करने की कोशिश करता है। तो ये कलाबाजी जो करता है इसी को हम सब जिम्नास्टिक बोलते हैं, और इसमें 10 का स्कोर होता है, 10 का स्कोर होता है, और इसे सबसे हाईएस्ट स्कोर माना जाता है। और यही यानी 10 में 10 में आप कितना नंबर लाते हैं, है ना। तो 10 में से 10 अंक प्राप्त करने वाली या स्कोर प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी का नाम था नादिया कोमेनेकी। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे। कहता E संबंधित है BH से, तो कहता N किससे संबंधित होगा? यहाँ पर सवाल पूछा है।
कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो ई का मान 5 होता है, बी का मान 2 और एच का मान कितना होता है 8 होता है। तो देखिए गौर कर करके, अगर हम बी का मान 2 और एच का मान 8 होता है तो गौर करेंगे तो 2 के बाद देखिए अगर हम 3 का गैप लेंगे तो 5 आ जाएगा, अब 5 के बाद 3 का गैप लेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी बीच में 3 का गैप लेकर के 5 के बीच में गायब कर दिया गया है। जैसे अगर इसमें 3 जोड़ते तो 5 आता, 5 को यहाँ लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 में 3 जोड़ते तो 8 आता, यानी ऊपर जैसा सीरीज बन जाता। तो 2 और 8 लिख दिया और बीच में जो 5 आता उसको यहाँ लिखा है। तो देखिए n का मान 14 होता है। तो या दूसरे भाषा में कहिए कि इसमें से 3 कम लिखना है और 3 ज़्यादा लिखना है। तो 14 में 3 कम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और इसमें 3 जब ज़्यादा लिखेंगे एक बार 3 माइनस करना है, एक बार 3 प्लस करना है। तो जब 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो 11 किसका मान होता है k का, और 17 किसका होता है q का, यानी k q इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या किया गया है, एक बार 5 में 3 कम किया गया तो 2 आ गया, एक बार 3 जोड़ दिया गया तो 8 आ गया। उसी तरह से हम एक बार 3 कम कर दिए तो 11 आ गया, एक बार 3 जोड़ दिए तो 17 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का है, कहता है फैक्टोरियल का मान भाग है दिया हुआ, हच यहाँ पर लिखा हुआ है, हच का मान लिखा हुआ है प्लस, और ये चिन्ह दिया हुआ है इसका मान गुना है। तो कहता है इसको सॉल्यूशन कीजिए। 32 और फैक्टोरियल 4, ये चिन्ह दिया हुआ 7 हच 5, ये आपके पास दिया हुआ है। तो क्या करना है, बस मान पुट कर देना है। 32 फैक्टोरियल का मान भाग है तो भाग 4, बड़ा का मान यहाँ गुना है 7, हच का मान प्लस है 5। पहले भाग करेंगे तो 32 को करेंगे तो 8, 8 गुने 7 प्लस 5 56, 5 8 7 56 और 5 61। इसके आंसर क्या हो जाएंगे 61, बी नंबर में है। तो 26 के आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 26 था, तो 26 के आंसर क्या हो गए 61, याद रखिए। अगला क्वेश्चन 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 क्या कहता है क्वेश्चन, SUN सन का मान है 108, और कहता है मून MOON मून का मान है 114। तो कहता है स्टार STAR स्टार का मान कितना होगा। तो देखिए ऐसे सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले कोड लिखते हैं 19, S का, U का 21, N का 14। तो अगर सबको आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो देखिए 19 और 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 40, और ये 14 और जोड़ दिए तो कितना हो गया 54। तो 54 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो 108 आ जाएगा। उसी तरह से मून को अगर देख लेते हैं, M का मान 13, O का मान 15, O का मान 15, N का मान 14। तो देखिए 15 15 30 और 14 44, 44 और 13 57, 57 में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 114। उसी तरह S का मान 19, T का मान 20, A का मान 1 और A का मान 18, R का मान 18। तो देखिए 19 1 20 और 20 40 और 18, 40 18 58। अगर 58 में आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 116। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 116 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपके 116 दिए हुए हैं। कोड जितना था कोड को लिख के जितना जोड़ने पर आया उसको 2 से गुना किया गया, जितना जोड़ने पर आया उसको 2 से गुना कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद है क्वेश्चन नंबर 28। कहता यदि x एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या बोलते हैं जो किसी और से ना कटे, सिर्फ अपने आप से कटे। जैसे सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है 2, इस बात का ध्यान रखना है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है, या दूसरे भाषा में कहिए तो वैसी सम अभाज्य संख्या है जो सबसे पहली है वो कौन है 2 है। x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसके क्रमिक संख्या, देखिए क्रमिक संख्या का मतलब है अगला संख्या, तो 2 के बाद कितना 3। कहता इनका एलसीएम बताइए, एलसीएम, तो 2 3 का एलसीएम 6 होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए x एक अभाज्य संख्या है, यहाँ 2 के जगह पर x रख लीजिए। जब x रखिएगा तो 3 का वैल्यू आप x प्लस 1 रख सकते हैं कि नहीं। जब हम x का वैल्यू यहाँ पर 2 लिए थे सबसे पहली अभाज्य संख्या, तो 3 का मान x प्लस 1 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि 2 के बाद 3 होता है, यानी 1 ज़्यादा तो 1 हम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन दोनों का गुणनफल ही लघुत्तम कहलाता है। अभाज्य संख्या का गुणनफल ही लघुत्तम कहलाता है। जैसे 6 और 5, 6 5 30,
7 5 7 5 35, तो दोनों का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 1। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सी नंबर 28 का। चलिए आते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन जो है बोलता है कि अस्मिता ने एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। अस्मिता ये है, इसको अस्मिता को एसटी मान लेते हैं। अस्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। कितने दिन में समाप्त कर सकती है, 12 दिन में। और सैम उसी काम को, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है सैम, तो एसएम कर देते हैं, यह उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 12 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, 36। यही है कुल काम, जो लघुत्तम होता है दोनों का, दिन का लघुत्तम कुल काम कहलाता है। तो कुल काम हो गया। तो 12 में अगर कितना गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा 3 से, और 9 में कितना गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा 4 से। तो ये ऊपर दिन होता है और नीचे क्षमता होता है। देखिए 36 काम पूरा करने के लिए 12 तिया 36 और 9 चौक 36 हो गया। सवाल में कहता है कि 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, यानी दोनों ने पहले, यानी अस्मिता और सैम दोनों मिल कर करके 4 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक। काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। तो पहले 4 दिन तक सोचिए, अस्मिता करती है एक दिन में काम 3 और सैम करता है 4। जो क्षमता होता है वो एक दिन का किया गया काम होता है। तो यहाँ अस्मिता 3 और ये 4, तो 4 3 7 काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर करके, दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। तो 7 चौक कितना काम कर दिया, 28 काम। तो 36 काम में से 28 काम हो गया, तो बचा कई काम, 16 में से 8 गया, 8 काम, 8 काम बच गया। कहता है बताइए कितना काम का कितना हिस्सा बाकी रह गया। हिस्सा का मतलब भाग, ये काम नहीं, अगर पूछता कितना काम बाकी रह गया तो 8 काम, लेकिन पूछा कितना हिस्सा बाकी रह गया तो 36 काम करना था जिसमें 8 काम बाकी है, तो 8/36 ये हिस्सा निकल जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, 2/9 काम जो है अभी भी बाकी है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 2/9। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 को देख लेते हैं। कहता एक कक्षा के 27 विद्यार्थी हैं और 27 विद्यार्थी का औसत कितना है, 22 है। कहता यदि इनमें अध्यापक की आयु शामिल कर दिया जाए, तो पहले से 27 विद्यार्थी था और एक अध्यापक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 को। कहता आज शामिल कर दिया तो औसत 1 बढ़ जाता है, यानी औसत पहले 22 था, अब औसत 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 के 4 हाथ में 5, 27 दूनी 54 और 5 59, 594, 27 दूनी 54 540 और 27 दूनी 54 594। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 28 तिया 84 के 4, 28 तिया 84 4 हाथ में 8, 28 दूनी 56 और 8 64, 600 कितना 44। अब देखिए किसके कारण 644 हो गया, 644 हो गया अध्यापक के आने के कारण, क्योंकि 27 विद्यार्थी था तो 554 था, लेकिन 28वां जब एक अध्यापक आ गया तो बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया घटा के देखेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 9 कितने घटेगा तो 14 में से 9 गया तो 5, ये तो कहानी खत्म हो गई। यानी 50 साल का शिक्षक आया है। इसके आंसर क्या होंगे, 50 साल, ऑप्शन नंबर सी। इस बात का ध्यान देना, जिसके कारण बढ़ गया तो देखना है कितना बढ़ गया, तो 50 बढ़ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट का नाम था बहादुर शाह जफर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था और अंतिम जो राजा था वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ करके 1857 की क्रांति में रंगून भेज दिया था और वहीं उस जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दीन इलाही एक प्रकार का धर्म था जो अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था और इस धर्म को सबसे पहला मानने वाला हिंदू शासक जो हिंदू था वो बीरबल था। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये भी सवाल आता है कि दीन इलाही को सबसे पहले कौन सा हिंदू माना है, तो बीरबल। और इसे किसने प्रचारित किया, अकबर ने। अकबर राजा थे तो अकबर दीन इलाही धर्म को चलाए थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं।
33 नंबर है, नीचे कथन दिए गए उसके निष्कर्ष दिए, आपको दिए गए कथन को मानना है सही और चाहे वो सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो और जवाब देने हैं। पहला कथन क्या है, कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। देखिए इस प्रकार के जो कथन निष्कर्ष के सवाल होते हैं वो काफी समझने वाला सवाल होता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए और ये मुश्किल नहीं, बहुत आसान होता है, लेकिन बात को समझिए पहले। कार जैसे मोटर वाहन की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाती है, यानी अगर कार चल रहा है तो प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है, ये बात सही है, इनका मानना है। कहता है प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ जाता है, जब प्रदूषण बढ़ेगा तो श्वास लेने में दिक्कत होगा, श्वसन रोग बढ़ जाएगा। जैसे देख लीजिए खास के दिल्ली में ये सब घटना घट रही है। देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं हो, ऐसा थोड़ा है। अगर मान लेते हैं कार के कारण ही सारा प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, अगर हम कार बंद कर देंगे तो ट्रक से प्रदूषण नहीं होगा, बाइक से प्रदूषण नहीं होगा, तो ये कहना गलत है कि कार के कारण ही प्रदूषण होता है। दूसरा है डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं, ये भी कहना गलत है। और भी रोग है प्रदूषण के कारण क्या कमाएंगे, और बहुत सारे रोग हैं जो प्रदूषण के बिना भी होता है और उसमें डॉक्टर पैसा कमाते हैं। तो इसमें दोनों जो निष्कर्ष है गलत है, अनुसरण नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 को आपको रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो कैलकुलेशन वाला है और कैलकुलेशन को आप ही को करना है, क्योंकि उसमें आप देख लीजिएगा अगर कहीं दिक्कत होगा तो वो हम कर देंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कैलकुलेशन आप स्वयं कर लें। चलिए क्वेश्चन सिर्फ जो गुना भाग जो घटाव है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखते हैं डायरेक्ट। टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं इसीलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है, कि कैलकुलेशन में टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी कूट भाषा में उत्तर पश्चिम हो जाए। देखिए यहाँ पर अगर वास्तविक मैप के अनुसार से चलें तो ऊपर उत्तर कहलाता है, नीचे दक्षिण कहलाता है, इधर पूर्व कहलाता है और इधर पश्चिम कहलाता है। लेकिन कहता है सवाल में कि उत्तर बराबर पश्चिम, उत्तर को क्या बोलिए, पश्चिम बोलिए, ठीक है। और कहता है दक्षिण बराबर पूर्व और दक्षिण को क्या बोलिए, पूर्व बोलिए। और कहता है पूर्व बराबर उत्तर, पूर्व को क्या बोलिए, उत्तर बोलिए। तो देखिए एक बात बताइए, पश्चिम का उल्टा पूर्व होता है, उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण, यानी पश्चिम को क्या बोला जाएगा, दक्षिण। तो सवाल में पूछ दिया बता दीजिए सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले आप सोचिए कि सूर्योदय तो पूर्व में होता है और पूर्व को क्या कह रहे हैं, उत्तर। तो इसलिए आंसर यहाँ क्या होगा, उत्तर। सूरज कहाँ सूर्योदय होगा, उत्तर में होता पूर्व में, लेकिन उत्तर को आप पूर्व को क्या कह रहे हैं, उत्तर, इसलिए आंसर इसका उत्तर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 नंबर, अंकित मूल्य 20% छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। मान लेते हैं अंकित मूल्य 100% है और इस पर कहता है 20% की छूट देने, तो 20% का छूट देंगे कितना हो जाएगा, 80%। छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है, तो 12% का लाभ के लिए कितना है, 112। कहता है बता दीजिए कितना अधिक अंकित किया गया, कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। तो 100 रुपया का वस्तु था मान लेते हैं, तो सवाल में बोला कि 20% छूट दिया गया, तो 100 रुपया का 20% 20 ही होता है, तो 20% छूट दिया तो मान कितना हो जाएगा, 80। और कहता है 12% लाभ कमाना चाहता है, तो 100 रुपया का वस्तु था, 12 लाख कमाएगा तो कितना बेचेगा, 112 में। कहता है कितना अधिक अंकित करना पड़ा, देखिए तो कितना ज्यादा है, देखिए 32 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, गुने 100। कितना ज्यादा बटा किससे ज्यादा, कितना कम बटा किससे कम, कितना बटा किससे, याद रखना है। 0 0 कट गया, 8 चौक 32, 10 चौक 40%। प्रतिशत में कितना आएगा आंसर, 40। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। देखिए चेचक, खसरा, बुखार ये सब जो है सभी शरीर के हिस्से को, मतलब शरीर के नीचे वाले हिस्से को प्रभावित करता है, लेकिन मस्तिष्क ज्वर मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो आंसर इसके क्या होंगे, मस्तिष्क ज्वर। चलिए विषम छांटना था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कथन निष्कर्ष है, कहता है कुछ बच्चे होशियार हैं। कथन में पहले पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 को, कुछ बच्चे होशियार हैं। मान लेते हैं ये बच्चा का ग्राफ है, इनमें से कह रहा है कुछ बच्चा होशियार है, सब बच्चा नहीं, कुछ, तो कुछ को काट लीजिए, कुछ को काट लिए, होशियार है तो एच कर दीजिए। कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, इसी में से कुछ बच्चा ऐसा है जो खिलाड़ी है, क्या है, खिलाड़ी। तो सोचिए अगर बच्चा में खिलाड़ी है तो यहाँ भी कट सकता था ना, बच्चा खिलाड़ी यहाँ भी कट सकता था, इसका आइदर केस बनते हैं। कहता है सवाल में कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, कुछ खिलाड़ी देखिए होशियार हैं, तो सवाल ये वाला सटीक ज्यादा बैठ गया क्योंकि कुछ खिलाड़ी क्या होशियार है। अब देखिए यहाँ पर
सबसे पहला बात बोला कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, तो देखिए कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, ये सटीक हो गया इसके लिए। कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं, कुछ होशियार बच्चा जो है वो खिलाड़ी, इधर ना तो जो होशियार बच्चा वो भी खिलाड़ी है। तो दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है। पहला भी आपका सही है, क्योंकि पहला भी बोला था कुछ खिलाड़ी होशियार है, कुछ खिलाड़ी होशियार हैं और होशियार बच्चे खिलाड़ी होती है, दोनों बात को सही हो रहा है। तो यहाँ दोनों आंसर है, पहला और आंसर दूसरा, यानी दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल मुश्किल नहीं होता, आप सोचना नहीं चाहते हैं सवाल पर, सवाल पर सोचिए उसके बाद उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ब्राजील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, वहां पुर्तगाली चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस उसके बाद यहां से लिखते हैं हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24। इसको सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप मान जानिए, देखिए साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, कॉस 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। ये सब मान याद रखिए, त्रिकोणमिति में दिया हुआ है शुरुआत में ही। फिर देखिए साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, और कॉस 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो कहता अब फिर 1/2, तो सबका मान पुट कर दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 30 है तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब आएंगे गुना, अब देखिए cos 45 का मान 1/√2 है और यहाँ स्क्वायर है, तो जब आप यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा, देखिए सब पर स्क्वायर है चढ़ा हुआ, सभी जगह स्क्वायर है, किसी सब जगह स्क्वायर करा है, तो स्क्वायर कीजिए 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2, क्योंकि √2 है तो √2 का स्क्वायर कीजिए तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, अगर 2 होता तो 4 रहता। चलिए अब आगे तो प्लस 4 और tan 30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3, और देखिए 1/2 तो पहले से है। साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 के होता है, तो कोई प्रभाव इसको नहीं पड़ेगा। cos 90 का मान 0 होता है तो 0 लिखेंगे प्लस 1/24। तो इसी कैलकुलेशन करना है, तो देखिए 1/4 गुनी 8 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 4/3 प्लस 1/2 उसी रह गया। ये वाला पार्ट 0 से गुना, किसी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं बस 1/24 बच गया। लघुत्तम निकालेंगे तो सबका कितना 24, 8 तिया 24 तो 3 8 24 तो 8 चौक 32, यहाँ पर करेंगे 2 12 और यहाँ पर करेंगे 24 एकम 24। देखिए 32 और 3 35 और 12 47 1 48 48/24, 24 दूनी 48। आंसर इसका 2 आएगा। करना कुछ नहीं था सवाल में, देखिए आंसर इसका क्या है 2 है, आंसर देख लेते हैं, आंसर इसका 2 है। करना कुछ नहीं था, मान आपको याद रखना है और मान रख करके बस सॉल्यूशन करना था। सॉल्यूशन में आप गलती मत करिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या है। चलिए मान याद रखिए, त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति का शुरुआत से ही सवाल रहता है एनटीपीसी में, ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 41 नंबर है 81x² माइनस 49y² बटा 9x प्लस 7y। तो कहता है सॉल्यूशन करके बताइए, यानी सरल करिए। देखिए 81 कितना का स्क्वायर है 9 का, तो 9 का x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह 49 कितना का स्क्वायर है 7 का, तो 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 7 y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, ये y है याद रखिएगा। अब देखिए नीचे है आपका 9x प्लस 7y। देखिए एक फार्मूला है पढ़ने के लिए, a² माइनस b² बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
तो इतना का मान ए स्क्वायर, इसको मानिए, इसको बी मानिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पर बैठ रहा है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस वाला अंदर वाला लिखिए 9x प्लस 7y, एक बार माइनस में लिखिए 9x माइनस 7y। इस बात का ध्यान रखिएगा। बटा कितना है 9x प्लस 7y, तो 9x 7y कट गया तो बचा क्या 9x माइनस 7y, यहाँ पर माइनस था 9x 7y, बस यहाँ पर क्या है आंसर। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। लोकसभा में के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तो ये सब बातें याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है सो ध्यान दीजिए। कहता एक टेलीफोन एक्सचेंज में 3 फोन 20 सेकंड, 24 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। एगो बजता है 20 सेकंड में, एगो बजता है 24 सेकंड में, एगो बजता है 30 सेकंड में, अंतराल पर बजती है। कहता यदि वो 11:25 पर बजे हों तो एक साथ अब वो अगला बार कब बजेगी। तो जब घंटी और पहिया का सवाल रहे तो लघुत्तम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। तो एलसीएम निकालिएगा 20, 24, 30 का, तो 120 आएगा। अब लघुत्तम निकालना आपका काम है, और नहीं तो फिर देख लीजिए 20 है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 लिख सकते हैं 20 को। 24 है तो 2 दूनी 4 पहले से, 4 6 24 होता है, या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 लाना 30 है, 5 या 15 दूनी 30 मौजूद है, सबको गुना कीजिएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो लघुत्तम कितना 120, तो सब सेकंड में है, तो 120 सेकंड कहेंगे, यानी कई मिनट। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 120 सेकंड में कई मिनट, 2 मिनट, यानी घंटी 2 मिनट बाद बजेगा। तो 11:25 हो गया, तो 2 मिनट बाद कितना 11:27 पर घंटी बजेगी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 7 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं और किस बल्लेबाज का औसत बेहतर है। देखिए 7 बल्लेबाज है यहाँ पर। अब बल्लेबाज 1 और 2 दो तरह के हैं। एक का नाम है बल्लेबाज 1, और एक का नाम है बल्लेबाज कितना 2। कहता है औसत बताइए। औसत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है योग बटा संख्या। तो योग पहला वाला बल्लेबाज का मान पहले निकाल लीजिए। पहला वाला बल्लेबाज का मान कितना निकाले 42, सबको जोड़ देना है, योग बोला है तो 51। देखिए योग बटा संख्या होता है तो जोड़ दे रहे हैं 42 प्लस 51 प्लस 0 9 यानी 9 प्लस 78 प्लस 63 प्लस 20 प्लस 12, और सबको जोड़ के देखिए कई संख्या 2 2 4 2 6 1 7, 7 से भागा मार दीजिए निकल जाएगा औसत। तो वैसे दूसरा बल्लेबाज का भी करना है। दूसरा बल्लेबाज का लिखा है 30 22 91 76 84 80 और 11 और 7, सबको जोड़ के देखिए यहाँ भी 7 हुए, 7 से भागा मारिए। तो जो मान इसका निकलेगा ऊपर वाले का, जो मान इसका निकलेगा इधर वाला का, तो दोनों देखना है कि किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा वो आंसर बन जाएगा। औसत किसका बेहतर है। बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा क्या, बहुत इजी सवाल है, सब तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन है। देखिए ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा अभी तक जो ज्ञात है वो साइरस है। साइरस नाम का तारा है, तो इसके आंसर क्या जाएंगे साइरस। अब याद रखिए पृथ्वी पर से सबसे नजदीक का तारा कौन है, सूर्य है, और सूर्य से सबसे नजदीक का तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दो चीजें, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है, केब्रासो या केब्रासे कहते हैं। देखिए जब ग्लेशियर में गहरी दरार आने लगती है तो उस चीज को, दरार को केब्रासे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज वृत्त का मान है 52, चतुर्भुज और हच का जो मान दिया हुआ लिखा हुआ है 43, यानी तो कहता है हच, त्रिभुज और वर्ग का मान बताइए। करना कुछ नहीं है, त्रिभुज का मान 5, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 3, सबका मान बैठा दीजिए। हज का मान 3, त्रिभुज का मान 5 और चतुर्भुज का मान 4, तो 354 इसके आंसर हो गए।
बस देख देख के मिला मिला के लिखना था। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है, क्लींसबेरी नियम नामक कोड का उपयोग किस खेल में होता है? मुक्केबाजी में। इस बात का भी ध्यान रखना है। 50 नंबर, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? वो है ब्राजील। ब्राजील सबसे अधिक बार फुटबॉल का खिताब जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 कहता है अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है और यहाँ से यहाँ तक जाने में उस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना घंटा लगता है? 10 घंटा का टाइम लगता है। कहता है उसने आधी यात्रा, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आधा यात्रा है, तो इसको हम डी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ भी आधी यात्रा क्या होगा? डी होगा। आधा मतलब कितना? जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी होगा। तो कहता है कि आधी यात्रा को 21 किलोमीटर पर आवर की गति से, 21 किलोमीटर पर आवर की गति से, और आधी यात्रा को 24 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया जाता है। तो कहता है तय की गई कुल दूरी बताइए, यानी d प्लस डी का मान बताइए, यानी 2d का मान आप बताइए। तो देखिए सवाल में देखिए समय दिया हुआ है, तो समय बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए समय आपका कितना घंटा? 10 घंटा दिया हुआ था, बराबर दूरी। तो पहला दूरी जो तय किया गया है डी नाम का, वो 21 से तय किया गया है, तो करेंगे डी बटा 21 प्लस अगला बार डी जो दूरी तय किया गया वो 24 के चाल से तय किया गया। तो देखिए जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतने समय यहाँ से यहाँ भी जाने में लगेगा, जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो इतना का समय प्लस इतना का समय इसलिए प्लस किया गया है। देखिए 21 और 24 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 21 और 24 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21 गुने 24, यानी तो आप ऐसे लघुत्तम निकालिए 21 और 24 का। तो देखिए 7 तिया 21, 7 8 3 8 24, क्लियर। 21 तो 7 गुने 3 गुने 8 लिख सकते हैं, 7 तिया 21 आ जाएगा। 24 लाना है तो 3 पहले से है तो 8 लिख देंगे। अब देखिए 7 तिया 21 मिल जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो 8 ऊपर चल जाएगा तो जाएगा 8 डी, और 8 तिया 24 अभी मिल जाएगा तो 7 वहां चल जाएगा तो 7 डी। 8 और 7 कितना हो गया? 15 डी बटा 8 7 तिया 21 68 से 168 बराबर कितना? 10। 10 यहाँ दिया हुआ था तो करेंगे 15 डी बराबर 10 और बटा में कितना है? 168। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 3 का से काटेंगे नीचे, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, तो हो गया डी बटा 56 बराबर 2। तो हो गया डी बराबर 56 दूनी 112 किलोमीटर। तो मान डी का निकल गया। पूछा कुल दूरी, यानी डी प्लस डी का वैल्यू, तो कुल दूरी कितना है? 2d। तो 2d का वैल्यू कितना? तो 112 दूनी 224 किलोमीटर। 224 किलोमीटर क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? बस वही कि समय बराबर दूरी बटा चाल खाली बैठा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 नंबर देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बात। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बात, इस बात का ध्यान रखना है। 53 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 को ध्यान दीजिए। कहता है नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको कथन को सत्य मानना है और निष्कर्ष का जवाब देना है। तो कथन क्या है सुनिए। भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है, ऐसा थोड़े है। भारत में स्वास्थ्य बीमा गरीब लोग भी कराते हैं। दूसरा नंबर है स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए। देखिए पहले दोनों बात को मान लीजिए। कहता है स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है, और फिर कहता है स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित यानी चेंजिंग करना चाहिए। तो कहता है निष्कर्ष, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। देखिए राष्ट्रीयकरण करना और विनियमित करना में अंतर है, और स्वास्थ्य बीमा का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आरामदायक नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य बीमा से गरीब और अमीर दोनों को फायदा मिल सकता है, इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत है। यहाँ पर आंसर जाएगा दोनों अनुसरण नहीं करता है 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? 54 नंबर जीएस का सवाल है। कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीय भारतीय पुस्तक है? लीलावती। लीलावती जो है वो मध्यकालीन युग में लिखा गया था, और ये गणित पर पुस्तक लिखी गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 को आइए। 55 नंबर क्या है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? लेजर का। जो आप देखते होंगे कि सीडी चमकता है जो बहुत सारे कलर में,
तो उसमें लेजर का यूज होता है, तभी उस पर हम उसको रील में देख पाते हैं और पूरा उससे वीडियो चल पाता है। तो लेजर का उपयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 57, एक कैंप में 180 विद्यार्थी के पास 20 दिन का भोजन है। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए क्या कहता है, 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन का भोजन है। कितने दिन का? 20 दिन का। यानी अगर आप 180 विद्यार्थी को भोजन कराइएगा तो 20 दिन तक भोजन खा सकता है। कहता यदि राशन 25 दिनों तक चलाना हो, कितना दिन तक चलाना हो? 25 दिन तक। तो कहता है कितने विद्यार्थी को कैंप छोड़ के चल जाना चाहिए? तो सबसे पहले आप निकालिए कि अगर 25 दिन भोजन चलेगा तो कितना आदमी खाना खाएगा। तो मान लेते हैं 100 आदमी खाएगा। अब इसको काटिए, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 30, 36 चौक 144। 180 आदमी था तो 20 दिन भोजन कर रहा था, लेकिन 25 दिन भोजन चलाने के लिए 144 आदमी को खाना खाना पड़ेगा। तो सोचिए कि बाकी आदमी कितना बेचारा भाग जाएगा, वहां से चल जाएगा, भेजना पड़ेगा। तो 180 में से 44 घटा दीजिए, तो 180 माइनस 144, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 7 में से 4 गया 3, 36 व्यक्ति को छोड़कर चल जाना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा? ए नंबर। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58, 3:27:5:8। 3 का क्यू है 27, 5 का क्यू कितना है? 125। क्वेश्चन नंबर 58 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में पड़ता है, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और ये शांति समझौता पूरे विश्व में बनाने का काम करता है यूनेस्को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दीवार का 1/4 हिस्सा नीले रंग से है, मान लेते हैं ये दीवार है, इसका 1/4 हिस्सा, मान लेते हैं यहां से यहां तक कुल दीवार का मान x है। कितना है? x है, ठीक है, कुल दीवार का मान। कहता है इसका 1/4 यानी x का 1/4, तो x का 1/4 कीजिएगा तो x/4 आ जाएगा। कहता है कि किस रंग से है? नीले रंग से। ये है नीले रंग से है। कहता है 1/2 हिस्सा पीले रंग से रंगा, यानी पूरे दीवार का 1/2। तो पूरे दीवार का 1/2 निकालिए तो कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा। ये पीले रंग से रंगा हुआ है, पीले रंग से रंगा हुआ है। अब कहता है बाकी जो बचा हुआ है, बाकी 3 मीटर हिस्सा सफेद रंग से है। यहाँ पर 3 मीटर दिया हुआ है, ये सफेद रंग से है। तो कहता है बता दीजिए दीवार की कुल लंबाई कितनी है? दीवार की लंबाई बताना है, x का मान बताना है आपको। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, अगर पूरा मान लिया जाए, अगर हम इतना में से या दीवार में से इतना घटा देंगे तो इतना बचना चाहिए ना, 3 मीटर। या दूसरी भाषा में कहिए पूरा दीवार में से दोनों भाग घटा देंगे तो 3 मीटर बचना चाहिए। तो पूरा दीवार x था, इसमें से x + 4 और x/2 दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के दोनों को हटा दीजिए तो 3 मीटर बच जाएगा। बराबर कितने मीटर बचेगा? 3 मीटर। तो देखिए 4 2 का लघुत्तम 4, तो हो गया x + 2 दूनी 4 यानी 2x बराबर 3। और इधर बटी x माइनस में है, अभी घटेगा नहीं तो ये पहले काम कर लेंगे, उसके बाद अंदर पहले काम हो जाता है। तो 2 1 मिलकर कई 3x/4 और यहाँ x माइनस है बराबर कितना? 3। तो 4x में से 3x चल गया तो बचा का x, x बराबर 3, 4 3 12, 12 मीटर का दीवार था। तो देखिए ये तो हो गया बाई मेथड बनाना। ऑप्शन से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब ऑप्शन से अगर हम 12 उठा लेते हैं, बाई ऑप्शन में 12 दिया हुआ होगा तो 12 क्या करते हैं हम ऑप्शन से उठा लेते हैं, ठीक है। अब जब 12 ऑप्शन से उठा लेंगे तो 12 का 1/4, 12 मान लीजिए लिख लीजिए, उसका 1/4 और इसी 12 का 1/2 निकालिए तो कितना आएगा? 6। ये कितना आएगा? 3। तो 3 और 6 निकल गया तो 12 में से 6 3 9 चल गया तो बचा क्या? 3 मीटर में। देखिए 3 मीटर है कि नहीं? तो ऑप्शन से आसानी से बन जाता, सवाल आंसर 12 होता। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 62 है, सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा मैं आज जा रही हूं और परसों शुक्रवार से मिलने होने वाली परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचूंगी। देखिए सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 62। ये मान लिया जाए सीता है
सीता किससे कह रही है? गीता से। सीता ने गीता से कहा कि आज मैं आज जा रही हूं और परसों, मान लीजिए आज यहाँ पर है, परसों कब होता है? कल के बाद आता है परसों, यह परसों, परसों शुक्रवार। परसों कौन सा दिन पड़ रहा है? शुक्रवार। तो बताइए अगर परसों शुक्रवार है तो कल बृहस्पतिवार होगा कि नहीं? और आज कौन सा दिन है? बुधवार। यानी बुधवार के दिन बोल रही है कि परसों शुक्रवार से होने वाली परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचूंगी। यानी शुक्रवार को कहाँ पहुंचेगी? मुंबई पहुंचेगी। कहता है बताइए इस बातचीत में कल कौन सा दिन है? बताइए कल किसको कहिएगा? आज के बाद का दिन कल कहलाता है, और कल का दिन क्या कहला रहा है? बृहस्पतिवार। आंसर क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार या गुरुवार। चलिए 62 नंबर क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? शब्द टी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? टी गोल्फ से है। देखिए आपको बोले हैं कि आप खेल से संबंधित शब्द भी याद रखिए, जैसे चाइना मैन, गुगली। तो चाइना मैन, गुगली ये सब क्रिकेट से संबंधित जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि टी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है, जिसके आंसर क्या है? गोल्फ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कर रहा है बिल्ली चूहा। बिल्ली चूहा। तो कहता है सांप क्या? ऑप्शन जो भी दिया हुआ है। देखिए बिल्ली चूहा आपस में दुश्मनी है, याद रखिए। बिल्ली चूहा को नहीं देखना चाहता है, तो दुश्मन है एक दूसरे का। तो सांप का दुश्मन कौन है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तितली, सॉरी तितली नहीं, ऑप्शन है सरीसृप, नेवला, बिल और विष। तो इसके आंसर में नेवला। सांप का दुश्मन कौन है? नेवला। नेवला सांप को नहीं देखना चाहता है, सांप नेवला को नहीं देखना चाहता है। तो ये चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है 1 बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 1 बराबर 2, 3 बराबर 6, 4 बराबर 8, प्लस बराबर माइनस। तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? मान निम्नलिखित का कितना है? 41 प्लस 34 प्लस 13। यही है 1 बराबर 2, यानी जितना भी आएगा उसको दुगना किया गया है। 3 का दुगना 6 होता है, 4 का दुगना 8 होता है, यानी अंक को दुगना किया गया और प्लस की जगह पर माइनस करना है। तो यही चीज है। बोला बताइए क्या होगा? तो अंक को दुगना किया गया। तो 41 का दुगना कितना होता है? 82। 34 का दुगना कितना होता है? 78। अब 13 का दुगना कितना होता है? 26। अब प्लस की जगह पर माइनस है, तो जितना जगह प्लस है सब जगह क्या कर दीजिए? माइनस। तो देखिए अगर 82 में से 78 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4। और 4 में से मतलब 26 जाएगा, तो घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा 22, माइनस 22। देखिए किस ऑप्शन में माइनस 22 है? ऑप्शन नंबर -12। कहीं गलती की है क्या? 82, 8 से 12, 34 दूनी 78 नहीं होता है, 34 दूनी 68 होता है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया था, ध्यान दीजिएगा। ये सब हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ घटाइएगा तो ये हो जाएगा 14। तो 14 में से 26 नहीं घटेगा, तो 26 में से 14 घटा जाएगा 12, यानी -12, क्योंकि 14 में से घट नहीं रहा इसलिए नेगेटिव लिखाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत जो है उसको बोलते हैं वंदे मातरम, और वंदे मातरम के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अब भारत के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसको याद रखना है, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत हो गया। 67 नंबर है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनर्विकसित होकर या सृजित हो सकता है, या पुनर्विकसित कर सकता है या सृजित कर सकता है। देखिए लीवर एक ऐसा भाग है मनुष्य का जो पूरा खराब होने के बाद भी सही हो सकता है। और बताइए शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो एक बार खराब हो गया तो कभी सही नहीं हो सकता? दिमाग एक बार खराब हो गया तो कभी सही नहीं होता है। और शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो 2 बार जन्मता है, 2 बार सृजन होता है? वह है दांत। दांत का जन्म जो है 2 बार होता है शरीर में। एक बार आप देखते हो दूध का दांत टूटता है, उसके बाद दूसरा दांत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 68 मानव शरीर में लैगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? अंगनाशय में। लैगरहैंस होते अग्नाशय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या होता है? मौजूद होता है। कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन होता है, इस बात का ध्यान रखना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 70 से 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 से 72 तक देखिए। कहता है निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति में ठीक बीच में खड़ी है। मान लेते हैं एक पंक्ति है और इसके ठीक बीच में एक लड़की है जिसका नाम क्या है, बिंदु। ध्यान देना है। कहता है बिंदु पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है। बिंदु के बाएं आशा छठी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। छठी नंबर पर कौन है, आशा। याद रखना है बाएं बोला है इसलिए बिंदु के बाएं गए हैं। अब बोलेगा बिंदु के दाएं 16वां ऋतु है। बिंदु के दाएं तरफ कौन है 16वां स्थान पर, ऋतु। लड़की का नाम क्या है, ऋतु। अब एक बात बताइए आप हमको कि अगर बिंदु के दाएं 16वां स्थान पर ऋतु है तो आप बिंदु के बाद गिने होंगे 1 2 3 ऐसे करके 16 आदमी, और 16वां स्थान पर ऋतु है। तो अब बताइए अगर 16वां स्थान पर इधर ऋतु है तो 15 व्यक्ति इधर होगा कि नहीं होगा। जब गिने 16 व्यक्ति इधर होगा कि नहीं होगा, गौर कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप गिनेगा 1 2 3 से यहाँ से तो 16वां व्यक्ति के लिए 16 व्यक्ति चाहिए। तो बिंदु बीच में थी तो अगर इधर 16 व्यक्ति है तो इधर भी तो 16 व्यक्ति हो सकती है, होगा। क्योंकि 16 व्यक्ति बिंदु बीच में है तो 16 को यहाँ हो जाता है, तो 16 को इधर भी ले सकते हैं क्योंकि बीच में है बिंदु। अब सोचिए इधर 6 को यहाँ तय हो गया तो 10 को भी और बचा हुआ है, 10 को 16 होता है। अब सवाल में आपसे पूछा क्या, कहता है पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है। बिंदु की स्थिति क्या है, देखिए पंक्ति में अगर बिंदु की स्थिति दाएं या बाएं दोनों तरफ से पूछेंगे तो 17वां हो जाएगा, क्योंकि 16 व्यक्ति तो है ही है और 17वां व्यक्ति इसका स्थान हो जाएगा। तब पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 17। इस बात का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा 17। 17 व्यक्ति है। देखिए 16 को तो उसके उसी तरह व्यक्ति था तो 16 को इधर भी व्यक्ति है, तो 16 को गिनने के बाद 17वां व्यक्ति ने बिंदु आएगी, तो यही पूछा है आपसे। अगला कहता है पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या बताइए। तो 16 16 32 और एक बिंदु यानी कै गो, 33 गो। तो 71 के आंसर कै गो, 33 गो। 33 लड़की है। पंक्ति में आशा की स्थिति क्या है, देखिए आशा की स्थिति पूछा है तो इधर से 10 व्यक्ति आशा के पहले है और 11वां स्थान पर आशा हो जाएगी, तो आंसर इसका क्या जाएगा, 11। 72 का आंसर कितना जाएगा, 11। देखिए अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लाइनिंग बना लीजिए। आप क्या कीजिए 1 से लेकर के 33 को लाइन बना लीजिए। अगर आपको दिक्कत है 16 को इधर 16 को इधर और बीच में बिंदु कर लीजिए, तो देखिएगा आंसर सब आपको मैच कर जाएगा। इसलिए हम आपको शॉर्ट बताएं कि आप लाइनिंग बना के बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, ए बी की तरफ संकेत करते हुए सी से कहता है कि उसकी माँ, ए बी की तरफ संकेत करते हुए, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 73। ए जो है बी की तरफ संकेत कर रहा है, कह रहा है संकेत पर बी की तरफ संकेत कर महिला सी से कहता है, बी की तरफ इशारा कर रहा है और सी नाम के एक व्यक्ति से कह रहा है कि उसकी माँ यानी बी की माँ, बी की एक माँ है, बी की माँ उसके पिता, बी की माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है। बी की जो माँ लगती है आपके पिता की इकलौती पुत्री, यानी सी के एक पिता हैं और उसके पिता की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो सी यहाँ पर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, इकलौती पुत्री। यदि सी ऐसा है तो सी किस प्रकार बी से संबंधित है, सी बी से किस प्रकार संबंधित। देखिए अगर ये पिता होगा, पिता अगर ये हुआ तो ये इसका क्या कहलाएगा, बेटा कहलाएगा, क्योंकि ये पति पत्नी हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए महिला है तब ये भी बेटा कहलाएगा। तो आंसर इसका बेटा, यानी कहता है कि सी किस प्रकार बी से संबंधित, जिसके साथ से लग जाता है वो आपका क्या कहलाता है, दूर जाना है वहां से, तो वहां दूर जाकर सी के बारे में बताना है। तो ये माता हो गई, यानी ये व्यक्ति जैसे इसकी माँ बोला है यहाँ पर, अब ये माता बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल को। माता इसका आंसर बना लीजिएगा, फिर से एक बार समझिए, समझ लीजिए। देखिए कहता है क्या, ए बी की तरफ इशारा करते हुए सी से कहता है कि उसकी माँ यानी बी की एक माँ है, ये बी की माँ जो है, कहता है उसके पिता की इकलौती पुत्री यानी एक ही बेटी है। तो सोचिए कि एक ही बेटी होने का मतलब, फिर से अब आइए क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए। 73 नंबर क्या कहता है, कहता है ए बी की तरफ इशारा करते हुए सी से कहता है, ए जो है बी की तरफ इशारा कर रहा है और सी से बोल रहा है कि उसकी माँ यानी बी की माँ है, बी की कोई एक महिला है जो माँ है, बी की माँ
आपके पिता की इकलौती पुत्री है। सी को बता रहा है कि आपके पिता की इकलौती पुत्री, तो सी के पिता की इकलौती पुत्री कौन होगा? सी स्वयं होगी, यानी सी यही है। सी के पिता की इकलौती पुत्री, तो सी के पिता की इकलौती पुत्री यानी कौन है? सी, और ये इसकी माँ लगती है बी की। तो सवाल कर रहा है सी किस प्रकार बी से संबंधित है? बी से, तो बी का कौन लगती है? सी, माँ। तो इसका आंसर कौन जाएगा? माँ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, वह छोटी छोटी संख्या बताए जिसको 15 14 के, देखिए वह 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या बताए जिसको 15 14 के वर्गों के योग, 15 का वर्ग करना है और 14 का वर्ग का योग, योग का मतलब क्या? प्लस, योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब कहता है इसमें क्या जोड़ेंगे कि वर्ग हो जाए? तो पहले 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। दोनों को जोड़ के पहले देखिए, 9 6 15 के 6 5 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 और 3 1 4, 421 आ गया। कहता है 421 में कितना जोड़ें कि पूरा पूरा वर्ग बन जाए? तो देखिए 20 का वर्ग 400 होता है और 21 का वर्ग 441 होता है। 21 का वर्ग कितना होता है? 21 का अगर आप वर्ग कीजिएगा तो जाएगा 441। तो सोचिए 421 लिखल है, इसमें कितना जोड़िएगा तो 441 बन जाएगा? 20। अगर इसमें 20 आप जोड़ दीजिएगा तो 441 बन जाएगा। तो आपको कितना ऐड करना है? 20 आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75, एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है मान लेते हैं, इसका परिमाप जो है कितना है? 28 सेंटीमीटर है। कहता यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई का, सवाल में बोला लंबाई जो है चौड़ाई का 5/2 है। तो याद रखिए ऊपर वाला ये होता है, चौड़ाई का ये होता है। तो लंबाई का मान निकल गया 5 और चौड़ाई का मान 2। तो लंबाई को 5x मानिए, 5x मानिए, इसको 2x मानिए। तो 5 5 10 2 12x बराबर परिमाप होता है सभी भुजा का योग। तो 5 5 और 2x, 5 5 10 2 12x बराबर कितना? 28। तो काटेंगे तो ये कटेगा 6, ये कटेगा 14, 4 का से काट दीजिए, 4 3 12, 4 7 28, यानी 7/3 आ गया। तो सवाल में कहता है लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई का x का मान इतना, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 5 35/3 आएगा, 7 दूनी 14/3। तो इसमें सवाल में पूछा कि मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुपात अगर इसके 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 3 15 अनुपात 6। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल में मिसप्रिंटिंग है, कहीं ना कहीं सवाल में गलत है, क्योंकि 28 कभी नहीं आएगा। देखिए अगर इसके ऑप्शन को ही उठा लेते हैं आंसर को, ये सवाल में कहीं कहीं पर मिसप्रिंटिंग दिया हुआ है, क्योंकि आंसर नहीं आ रहे हैं, गलत है। अब देखिए इसको हम आपको ऑप्शन सीध करके बताते हैं कि ये सवाल गलत कैसे है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 75। देखिए अगर ये त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई का मान दिया है, लंबाई का मान 10 और चौड़ाई का मान 4। तो देखिए अब एक बात बताइए, ऑप्शन नंबर बी में 10 और 4 दिया है, तो भुजा त्रिभुज में 3 भुजा होता है और भुजा यहाँ 2 ही दिया है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई देंगे तो 10 और 10 मान लिए, 4 मान लिया। अब सोचिए 10 10 20 4 24 होता है, परिमाप 28 दे दिया है। तो कहीं कहीं सवाल में मिसप्रिंटिंग है। चलिए 75 नंबर सवाल में कहीं गलती है। क्वेश्चन नंबर 76, ग्रेफाइट किसका एक उदाहरण है, या ग्रेफाइट किससे प्राप्त होता है? तो आग्नेय चट्टान से, आग्नेय चट्टान से ग्रेफाइट का निर्माण होता है। कहता है पंच कार्ड को भी कहा जाता है, पंच कार्ड को होलरिथ कार्ड कहा जाता है। इसका आंसर क्या है? होलरिथ कार्ड। क्वेश्चन नंबर 78, गीता का वजन 11,235 किया। गीता का वजन, क्वेश्चन नंबर 78, गीता का जो वजन है वो 11.235 किया है। देखिए गीता एक लड़की है जिसके बारे में वजन के बारे में बता रहा है 11.35, यहाँ केजी होना चाहिए किया जो भी है। उनके बहन का वजन उसके वजन का इतना गुना है। गीता की एक बहन है जिसका जो वजन है उसके गीता के वजन का 1/4 गुना है। तो गीता का वजन 11.23 था, 235 था, और कहता इसका कितना गुना है? 1/4 गुना है।
तो कहता है दोनों का कुल वजन बताइए। देखिए जब इसको 1/4 गुना कीजिएगा तो इससे क्या गीता के बहन का वजन निकल गया, और गीता का वजन निकल गया। दोनों को ऐड कर दीजिए गुना कर करके, इन दोनों गुना कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो निकल जाएगा कुल वजन। कुल वजन आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत को गले लगाया था? देखिए चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिज्ञा लिया था कि हम अंग्रेजों से नहीं पकड़ाएंगे, और उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अपने ही हाथों से अपने गोली मार लिए थे, और अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। चंद्रशेखर आजाद ये व्यक्ति हैं जो अपने हाथों से अपने खुद की मौत मतलब खुद को मार लिए थे। चलिए 80 नंबर है साइन ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, साइन ए बराबर है खाली स्थान गुना कॉस ए। तो कॉस ए गुना में अगर इसका मान निकालना है, एक्स मान, तो सवाल पहला सेट में आ चुका है, ए को इधर लाइए तो बन जाएगा साइन ए बटा, क्योंकि गुना में है तो जाएगा कॉस ए बराबर एक्स, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन ए बराबर एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना है? टेन थीटा। ये बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर को टीके की खोज किए थे, तो ऑप्शन इसमें कौन है? ए नंबर है टीके की खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, 83, 84 देखिए, 82, 83, 84 एक ही सवाल है। कहता है 90 विद्यार्थियों की कक्षा में, मान लेते हैं ये कुल विद्यार्थी कितने हैं? 90 विद्यार्थी। 90 विद्यार्थियों कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं। इन 90 में से 80 ऐसा व्यक्ति है जो बर्गर खाता है या पिज्जा खाता है, बर्गर या पिज्जा। तो बी या पी कर देते हैं, यानी बर्गर या पिज्जा खाता है। कहता है सवाल है 62 बर्गर पसंद करते हैं, 62 व्यक्ति क्या पसंद करते हैं? बर्गर। और कहता है पिज्जा 56 व्यक्ति पसंद करते हैं, 56 व्यक्ति पिज्जा पसंद करते हैं। अब सवाल इस पर है, देखिए 90 व्यक्ति था लेकिन उसमें से 80 ही व्यक्ति बर्गर और पिज्जा खा रहा है, यानी 10 व्यक्ति कुछ नहीं खा रहा है। तो पहले दोनों को जोड़ के देखिए 62 और 56 को, तो जब 62 और 56 को आप ऐड कीजिएगा तो 6 2 8 और कितना चल जाएगा? 6 5 11 118, 118 हो गया। जबकि 80 ही व्यक्ति है खाने वाला बर्गर पिज्जा, और यहाँ 118 हो गया। तो कितना फालतू बढ़ गया देखिए। तो अगर इसमें से 80 हम घटा देंगे तो पता चलेगा 38 जो है फालतू हो गया। इसका मतलब 38 लोग बर्गर भी खा रहा है और पिज्जा भी खा रहा है। जो फालतू होता है वो दोनों खाने वाला होता है। तो इसका 38 हो गया बर्गर पिज्जा खाने वाला। सवाल में क्या पूछा? कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं? तो दोनों पसंद करने वाले कितने हो गए? 38। देखिए 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर क्या कहता है? सो देखिए 82 हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं? बर्गर नहीं पसंद करते हैं। देखिए 62 लोग तो यहाँ बर्गर पसंद करता है 80 में से, तो 18 जो लोग हो गए, 80 में से 62 घटा दिए तो 18 लोग बच गए। तो 18 लोग जो बच गए वो बर्गर पसंद नहीं करते हैं, वो क्या पसंद करते होंगे? पिज्जा पसंद करते होंगे। तो 18 लोग यहाँ पर हो गया। और 10 को देखिए 90 में से 80 को ही बर्गर और पिज्जा पसंद करता है, तो 10 को और व्यक्ति जो है वो भी बर्गर पसंद नहीं करता होगा। तो कुल मिला के कै को व्यक्ति पसंद नहीं करता? 28 को व्यक्ति। देखिए 80 व्यक्ति को बर्गर और पिज्जा पसंद है, जिसमें से 62 को बर्गर पसंद है। तो अगर 62 घटा दीजिएगा तो बाकी कितना बचेगा? 18, यानी 18 व्यक्ति को बर्गर पसंद नहीं है। तो अब बाकी 10 को व्यक्ति, देखिए 90 में से 10 को व्यक्ति ही, 80 व्यक्ति ही खाता था बर्गर पिज्जा, 10 को नहीं खाता था। तो यानी 28 व्यक्ति को बर्गर पसंद नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? तो 84 83 हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं? तो 90 में से 80 लोगों को तो बर्गर पिज्जा पसंद है, तो 10 लोग ऐसे हैं जिसको बर्गर पिज्जा पसंद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 85 नंबर पर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 2 अंकों का योग 10, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। क्वेश्चन नंबर 85, संख्या के 2 अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। कहता है यदि आपस में बदल दिए जाए तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, संख्या का पता लगाइए। देखिए ऐसे सवाल को ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन कितना है? 46, 64, 19 और 28, यही ऑप्शन है आपके पास। कहता है एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। ये संख्या सब 2-2 अंक का है, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, 2-2 अंक का सब संख्या है। और कहता है दोनों अंकों का योग 10 होना चाहिए। 6 4 10,
यहाँ भी देखिए 6 4 10, यहाँ भी देखिए 9 1 10 और यहाँ भी देखिए 8 2 10, सब में 10 हो रहा है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए, अंक को बदल देंगे तो बन जाएगा 64, इसको बदल देंगे तो हो जाएगा 46, इसको बदल देंगे तो जाएगा 91, इसको बदल देंगे तो जाएगा 82। अंक बदल दिए जाए तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। 18 वाला ये जो मान आया ये 18 ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए? 18। देखिए तो 46 से कितना ज्यादा है? 64। तो 64 में से घटा के देखिए 46, 14 में से हो गया 18, 18 ज्यादा है, आंसर हो गया। तो बाई ऑप्शन बना लीजिए सवाल को। फिर से एक बार सवाल को समझ लीजिए। दो अंकों का संख्या का अंकों का योग 10 है। देखिए सब में जोड़ने पर दो अंक की संख्या था ऑप्शन में, और सभी का योग कितना था? 10। सवाल में कहा था यदि आपस में बदल दिए जाए, अंक को बदल देंगे, यानी 4 छो को 6 4 कर देंगे, 6 4 को 4 6 कर देंगे, 19 को 9 1 कर देंगे, 28 को 8 2 कर देंगे। तो कहता है 18 मान बढ़ जाता है। तो 46 से 64 हो गया तो कितना बढ़ गया? 18। लेकिन ये देखिए कम गया, ये देखिए 18 नहीं बढ़ा है, ये देखिए 18 नहीं बढ़ा है। तो ये तीनों आंसर क्या है? गलत है और ये आंसर सही है। चलिए कुछ सवाल को ऑप्शन से भी बनाना जानिए, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है देखते हैं। कहता है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? देखिए दक्षिण भारत का इतिहास जब पढ़िएगा तो उस समय चोल के राजा जो थे उनका नौसेना में बहुत पकड़ था। तो यहाँ पर जो सवाल है कहता है कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो राजेंद्र चोल, तो चोल राजा है यहाँ पर, राजेंद्र चोल के नाम पर आया। तो राजेंद्र चोल वंश का ही शासक थे। चलिए 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विहीन देश है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो उसमें कोई भी, जैसे देखिए अब यहाँ पर बात को समझिए। देखिए बंदरगाह विहीन का मतलब क्या होगा? वो समुद्र को टच नहीं करता होगा। तो देखिए पाकिस्तान समुद्र को टच करता है, बांग्लादेश समुद्र को टच करता है, अजरबैजान भी समुद्र को टच करता है। तो कजाकिस्तान इसका आंसर हो गया। नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 88 कि दो क्रमागत 12% और 5% के समतुल्य छूट कितने प्रतिशत है? समतुल्य छूट या समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। कितना का? 12% और 5% का समतुल्य छूट या बट्टा इसको बोलते हैं, समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला होता है -x -y, क्योंकि दोनों बट्टा का मतलब छूट है, दोनों छूट होने का मतलब दोनों माइनस में है। अब माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो जाता है, तो xy/100 इस समतुल्य बट्टा के लिए यूज करेंगे, याद रखिएगा। तो समतुल्य बट्टा के यूज करेंगे तो -12 -5 + 12 गुने 5/100, तो माइनस माइनस यानी प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, प्लस 12 × 5 60, 60/100, दशमलव कट गया तो हो गया -17 + 0.6, क्योंकि दशमलव मारेगा भागा जाके 10, तो 0.6 जोड़ेंगे 17 में, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 17 में से जाएगा तो जाएगा 16.4, -16.4% जो है वो कमी है, यानी बट्टा है, हो गया आंसर इसका। घटाने में इस समय कमी मत कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस इसलिए लिखे हैं, ये सब बात ध्यान रखिएगा जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89, एक समबाहु त्रिभुज ABC में एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा बराबर, तीनों बराबर है। कहता है त्रिभुज में इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, समबाहु त्रिभुज बना दिए। क्वेश्चन नंबर 90, कहता है DEF AB BC और AC के मध्य बिंदु हैं। AB के मध्य बिंदु का नाम है D, BC के मध्य बिंदु का नाम है E और इसका नाम है F। ये तीनों मध्य बिंदु है, ठीक है, बीच वाला भुजा का बिंदु है मध्य बिंदु। तो चतुर्भुज BEFD, देखिए BEFD, यानी ये जो त्रिभुज चतुर्भुज बनेगा वो क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए ये त्रिभुज बनेगा, एक समानांतर चतुर्भुज बनेगा। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये समानांतर चतुर्भुज है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आंसर इसका क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज। इसी का मान पूछा था, तो आपको कल बताए होंगे कि अगर आयत को लकवा मार देता है तो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। इस तरह का आकृति बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। याद रखिए ध्रुव पर नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? कहता है एक मिश्र धातु सोने और तांबे का भार का अनुपात 17:3 है। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार
देखिए 92 में है सोना है और चांदी है, तो एस और सी लिखते हैं। सोना और चांदी का अनुपात जो है वो 17 अनुपात कितना है 3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 kg है, 2.7 ग्राम है, 2.7 ग्राम है, तो कहता है सोने का वजन बताइए क्या होगा। देखिए कहता है एक आभूषण है जिसमें मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17 अनुपात क्या है 3 है, और कहता है चांदी का वजन 2.7 ग्राम है। तो 3 यूनिट यहाँ पर हम बोल रहे हैं, ग्राम में 2.7 ग्राम बोल रहा है, तो 3 यूनिट बराबर 2.7 ग्राम। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटा 10 कर सकते हैं, 3 नमा 27 यानी 0.9। 9/10 है तो 9/10 को क्या लिखेंगे 0.9 ग्राम। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, तो सवाल में पूछ दिया बता दीजिए सोने का वजन कितना है। सोने का यूनिट कितना है 17, तो 17 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 17 गुने 0.9, 17 नमा, तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 7 16, 163 और दशमलव यहाँ पर है तो 16.3 आ जाना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए 16.3। चलिए देख लीजिए 15.3, 70 नंबर गलती की क्या 9 7 63 के 3 हाथ में कितना 6 9 6 15, हाँ 15.3। चलिए ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93 होगा। 93 के बाद 94 में आइए। यदि 5 कार, यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 5 कार का क्रय मूल्य बराबर 5 कार का क्रय मूल्य बराबर 4 कार के विक्रय मूल्य, 4 कार का विक्रय मूल्य के बराबर है। जब ऐसा सवाल आ जाए तो इसको बनाइए अंतर बटा विक्रय मूल्य गुने 100। कितना के अंतर है 5 और 4 में 1 का। विक्रय मूल्य किसके साथ लगा हुआ है 4 के साथ, गुने 100, 25%। इसमें 25% का लाभ हानि होता है। चलिए 25% लाभ है, आंसर हो गया। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को हुआ था, और उसी समय 24 और बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 से 98 तक कहता है। क्वेश्चन नंबर 96 से 98 तक देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, 97, 98 तीनों एक जैसा सवाल होगा और एक ही ग्राफ पर आधारित होगा। तो देखिए ग्राफ आपके पास बना हुआ है इस तरह से, और एक में वर्ष लिखा हुआ है और एक में उत्पादन लिखा हुआ है। इस तरह से घर बना हुआ है। देखिए एक में वर्ष लिखा हुआ है और एक में क्या है उत्पादन, उत्पादन लिखा हुआ है, आगे भी टन में है, टन में। यहाँ है 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 तक ही है, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, 2009 तक ही लेंगे। चलिए 2005 का मान है 325, 2006 का मान है 438, 2007 का मान है 429, 2008 का मान है 258, 2009 का मान है 495। देखिए 96 नंबर सवाल सबसे पहला क्या बोलता है। पहले ऊपर बोला है निम्नलिखित तालिका प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दर्शाती है। ये जो दिया हुआ 2005 में 325 टन उत्पादन हुआ, उसी तरह चावल का। तो कहता है जवाब दीजिए प्रश्न को। 5 से 96 नंबर 2005 से 9 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना है। 5 से कितना 9 तक औसत पूछा है, तो औसत बराबर आप पढ़े हैं ना योग बटा संख्या, योग बटा कितना संख्या, सभी को जोड़ देना है तो योग आ जाएगा, जोड़िएगा तो योग आ जाएगा ना। और देखिए संख्या 1 2 3 4 5, 5 से क्या करना है भाग मार देना, निकल जाएगा औसत। जोड़ने का काम आपका है। कहता है 97 नंबर क्वेश्चन, 2005 की तुलना में 2009 में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 5 से 9 में देखना है कि कितना बढ़ गया। तो 5 में 325 था और 9 में 495 हो गया, तो कितना बढ़ गया भाई। तो देखिए 5 में से 0 गया, 5 में 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7
और 4 में 3 170 kg जो है वो बढ़ गया है। अब सोचिए 170 बढ़ गया तो कितना ज़्यादा है बटा किससे ज़्यादा है, तो 325 से गुने 100 करना, इतना काम कीजिएगा आंसर आ जाएगा। हम देखिए सारा कैलकुलेशन आपको करके नहीं बता रहे हैं, आपको बस बता रहे हैं उस अनुसार से काम करिएगा। कितना ज़्यादा बटा किससे ज़्यादा, तो 325 से ज़्यादा गुने 100। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, 2007 की तुलना में 2008 में, 2007 की तुलना में किसमें, 8 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। 7 में 429 था और 8 में 258 हो गया, तो गिरा कि नहीं, तो देख लेना है कितना कम हो गया, तो 9 में से 8 गया तो 1, 12 में से 5 गया तो 7 और 3 में से गया 2 गया तो 171 kg मतलब टन जो है कम गया। तो कितना कम है बटा किससे कम है, तो 429 से, तो 429 गुने 100 कर देना है, प्रतिशत में देखा जाएगा कितना प्रतिशत कम है। 99 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। अल्पाका एक मतलब भेड़ है जिसको ऊन के लिए पाला जाता है, याद रखिए। और ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक, सबसे बड़ा दोनों है, दोनों देश है, मतलब उत्पादक भी और निर्यातक भी ऑस्ट्रेलिया है। यानी ऊन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में, इस बात का ध्यान रखना है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन और निर्यात भी करता है ऑस्ट्रेलिया। 100 नंबर है, प्रथम छो आभास संख्या का माध्य बताइए। माध्य का मतलब औसत। आभास संख्या प्रथम 6 गो आभास संख्या लेना है। आभास संख्या कहाँ शुरू होता है, याद रखिए। 2 सबसे पहली आभास संख्या है, एक को छोड़कर गिना जाता है आभास संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे, तो 3 अपने आप से कटेगा, 5 अपने आप से कटेगा, 7 अपने आप से कटेगा, 9 देखिए 3 से कट जाएगा, तो 11 अपने आप से कटेगा। यहाँ पर 6 बोला, 11 के बाद कितना ले लीजिए 13, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। सबको जोड़ दिए, 13 7 20, 5 3 8 2 10, 20 10 30 और 11 कितना 41 बटा 3 3 6, 41 बटा 6 यही हो गया औसत। ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है। तो आज आप सेट नंबर 4 का 1 से 100 क्वेश्चन तक सोल्यूशन देखे हैं। अगले क्लास में हम सेट नंबर 5 का देखेंगे 1 से 100 तक सोल्यूशन। तो आप लगातार सेट बनाते रहें और हम आपकी सहायता करने के लिए इसी तरह से सेट को लेते चलेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल फिर हम मिलेंगे सेट नंबर 5 के साथ। धन्यवाद।